आज हम हिंदी पैडागोगी के जो हिंदी शिक्षा शास्त्र के हिमांशी मैम के नोट्स रहते हैं उसके शॉर्ट में देखने वाले हैं उसको कि इसमें बेसिक क्या क्या दिया गया है उसको समझने वाले हैं उसमें। अगर आप सीटेट सीजीटेट या छत्तीसगढ़ टीचर भर्ती या कोई सा भी एग्ज़ाम जो टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड हो उसकी तैयारी कर रहे हो, ये सब एग्ज़ाम हो गया उसमें। तो ये जो वीडियो है ब्रीफ में इसका इंट्रोडक्शन जो है वो आपके काफ़ी काम आने वाले हैं कि हिंदी शिक्षण शास्त्र में क्या क्या है और इसको हमें किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, इसके टॉपिक में क्या क्या आते हैं। और ऐसा सी जी टेट हो गया शिक्षक भर्ती बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें बेसिक ही क्वेश्चन आते हैं। यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो फिर चलिए समझते हैं हम आज के ये हिंदी शिक्षण शास्त्र को। ये इसमें टॉपिक बताया गया है कंटेंट की, कौन कौन से कंटेंट को आज हम कवर करेंगे। पहला है भाषा, भाषा अर्जन। भाषा अर्जन किस वजह से होता है, मातृभाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, भाषा अधिगम, भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम में अंतर क्या है, भाषा अर्जन व भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है, भाषा के विविध रूप, भाषा सीखने के चरण, भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ, व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, सम्मिश्रण विधि, संप्रेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, जिन प्याजे, भाषा एवं विचार जो जिन प्याजे का है वो ले वैगत्सकी, भाषा और विचार नोम चॉम्स्की। फिर हो गया भाषा कौशल, लेखन के प्रकार, भाषाई विकार, शिक्षण त्रियामी, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सहायक सामग्री, निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, उपलब्धि परीक्षण, दक्षता परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा, मुख्य कौशल, पुनर्बलन, बहुभाषिकता, पाठ्यपुस्तक, त्रिभाषा सूत्र इत्यादि इत्यादि जो टॉपिक है आज के, हम इस एक वीडियो के जरिए इतने को समेटने का प्रयास करते हैं ब्रीफ में। इसमें क्या क्या बताया गया है इस नोट्स के जरिए। तो पहला इसमें भाषा, भाषा बताया गया है कि भाषा क्या है, इसका किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें है भाषा हमारे विचार व्यक्त करने तथा दूसरे के विचारों को समझने के एक साधन। इसमें भाषा को बता रहा है कि हम भाषा में अपने विचार किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं या दूसरा कोई विचार व्यक्त करता है उसको समझने का एक साधन है। फिर सेकंड दिया है केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं है भाषा, इसके कुछ और कार्य हो सकते हैं। जिसकी कुछ और कार्य में बता रहे, इसमें भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में है, भाषा सामाजिक जीवन के सार्थक करने के रूप में है, भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में है, भाषा साहित्य कला संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने के सहायक के रूप में है, लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। भाषा और लिपि के बीच निश्चित संबंध नहीं होता, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में नहीं लिखी जा सकती। ये भाषा और लिपि के बीच के ये संबंध बता रहा है। जिसकी हिंदी भाषा होगी उसकी देवनागरी लिपि रहती है, वैसी भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। अगर हो गया हिंदी भाषा को हम देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, साथ में पंजाबी के लिए जो गुरुमुखी लिपि रहती है इसके बारे में बता रहा था, इसकी कोई निश्चित लिपि नहीं लिखी जा सकती। कोई भी भाषा को हम कोई सा भी लिपि में लिख सकते हैं, मतलब हिंदी के कोई वर्ड हो गए इसको हम गुरुमुखी लिपि में भी लिख सकते हैं, या इंग्लिश के भी जो रोमन रहते हैं उसमें लिख सकते हैं, इसके बारे में इसमें बताया गया है। फिर है भाषा के भेद या स्वरूप, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा है जो लिख के बताया जाए, मौखिक भाषा है जो बोल के बताया जाए, सांकेतिक भाषा जो ब्रेल लिपि टाइप रहता है इशारों में जिसको बताया जाता है वह सांकेतिक भाषा हो गया। फिर है इसमें एक है लिखित भाषा, मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी है। तो लिखित भाषा के स्थायी रहने के इसमें रीज़न ये दी गई है कि जो भी रिटर्न फॉर्म में रहेगा वो परमानेंट रहेगा, मौखिक रहेगा तो इंसान बाद में चेंज हो जाए उसके कोई भरोसा नहीं है। ठीक है। अब सेकंड है फिर भाषा अर्जन। अब ये बता रहे हैं कि हम भाषा किस प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं, उसका अर्जन कर सकते हैं, भाषा जो लैंग्वेज एक्विजिशन रहता है वो किस प्रकार से है। तो इसकी परिभाषा में दिया गया है कि मनुष्य में जन्मजात क्षमता है भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना एवं भाषा को सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है बिना किसी विशेष प्रयास के। इसी भाषा को भाषा अर्जन कहते हैं।
मनुष्य में एक जन्मजात क्षमता होती है कि अगर कोई बच्चा घर में जिस प्रकार का लैंग्वेज बोल रहे हैं, इसकी मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरे घर में छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं, तो मैं उसको देख के सहज रूप से अपने आप सीख जाऊँगा वार्तालाप करते हुए घर घर। इसके लिए मेरे को कोई विशेष प्रयास या मेरे घर वालों को कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि छत्तीसगढ़ी कैसे बोलते उसको तू सीख कह के। फिर इसमें जो स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह वातावरण का प्रभाव पड़ता है, सहज प्रक्रिया है, अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया है। अर्जन का संबंध मातृभाषा में ज़्यादा होता है, औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रिया है। इसमें अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज़्यादा है। अगर घर में छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं तो कोई सा भी बच्चा रहेगा जो घर की मातृभाषा या घर की भाषा रहती है वो उसको जल्दी सीखेगा। और ये अनौपचारिक प्रक्रिया है बोल रहे, तो जो घर में भाषा रहती है उसको कोई स्पेशली बैठ के नहीं पढ़ाती कि तू छत्तीसगढ़ी सीख या हिंदी सीख कह के। बोलते देखकर वो जो वातावरण का प्रभाव रहता है और वो स्वाभाविक अपने हिसाब से उसको सीख जाता है, ये वो बताना चाह रहा है इसमें। फिर है भाषा अर्जन किस वजह से होता है, इसको बता रहा है। फिर है हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर ले अपने पर्यावरण से। जैसे जब से बच्चे पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बात करते हैं, जैसे बच्चों की भाषा होती है, किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करता है पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोलकर इत्यादि। इसमें बता रहा है कि बच्चों के अंदर आंतरिक क्षमता होती है कि वो स्वाभाविक रूप से कोई सी भी भाषा जो बोल रहा है उसको अर्जित कर ले। और इसमें किस प्रकार से जैसे परिवार वाले उससे बात करते, उसे जैसे बच्चे को भाषा आती है जिस प्रकार परिवार वाले उससे बात करते हैं, तो इसमें किंतु बच्चा ऐसी ही भाषा अर्जित करता है। तो भाषा कैसे अर्जित करते उसको बता रहा है, पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोलकर इत्यादि तरीके से। अब बता रहा है मातृभाषा क्या होती है। किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप है, अतः बच्चे घर में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा होती है। इसमें बताया जा रहा है कि बच्चे जो घर में भाषा बोली जाती है वो उसका मातृभाषा हो गया। इसको परिभाषित किया गया है, भाषा अर्जन की एक ऐसी प्रक्रिया जो बिल्कुल स्वाभाविक है। सामान्यतः बच्चे मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है। स्कूल आने से पहले से ही वे मातृभाषा में अपनी बात कहने व समझने में सक्षम होता है, ये बताया गया है। अगर कोई बच्चा घर में जो भाषा बोल रहा है उसको सीख रहा है तो स्कूल तो 4-5 साल में रहता है ना, उससे भी पहले जो मातृभाषा या घर की भाषा रहता है उसमें बच्चा बोलना सीख जाया रहेगा। फिर है भाषा अधिगम, लैंग्वेज एक्विजिशन किस प्रकार से किया जाता है, तो ये बताया गया है। अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, चेतन रूप से सीखी जाती है, नियम सीखने पड़ते हैं, किताबें पढ़नी पड़ती है, कौशल सीखने होते हैं, शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है। तब भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। भाषा अधिगम बताया जा रहा है कि बच्चों को कोई लैंग्वेज ग्रहण करनी या सीखने में किस प्रकार से होती है। इसकी मैं छत्तीसगढ़ी परिवार में हुआ, मेरे को इंग्लिश सीखना है, तो इंग्लिश सीखने के लिए इसके लिए नियम होते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए किताबें पढ़ने पड़ेगी, मेरे को कौशल सीखने पड़ेंगे, शिक्षकों की ज़रूरत पड़ेगी, तब मैं उसको औपचारिक रूप से इंग्लिश सीख पाऊँगा, इंग्लिश बोलना वगैरह इत्यादि को बताया गया है। फिर इसमें अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है। चेतन प्रक्रिया मतलब कंटिन्यू एक्टिव रहता है, ये प्रयासपूर्ण करते रहना पड़ेगा। इंग्लिश सीखना इतना आसान नहीं है, उसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ेगा, औपचारिक माहौल रहना चाहिए। मेरे आसपास जो बोल रहे हैं वो भी इंग्लिश बोल रहे हैं, औपचारिकता रहेगी तब जल्दी सीखेंगे। स्किनर के भाषा का अनुकरण पुनर्बलन से सीखी जाती है, स्किनर के पुनर्बलन सिद्धांत को बताया जा रहा है। फिर वाइगोत्स्की क्या बोल रहा है भाषा अधिगम के रूप में, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। फिर बता रहा है व्याकरण को संदर्भ में सिखाया जाता है। फिर है भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए, वो बताया रहा है। फिर है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या क्या अंतर है। भाषा अर्जन क्या है, ये अचेतन प्रक्रिया, अधिगम चेतन प्रक्रिया है। भाषा अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया और अधिगम जो सीखना रहता है वो नियमबद्ध प्रक्रिया रहता है, उसको नियम के तहत सीखा जाता है। भाषा अर्जन अनौपचारिक रहता है, घर के माहौल के हिसाब से इंसान अपना भाषा सीख जाता है। और भाषा अधिगम जो रहता है मतलब कोई दूसरा सिखाता है, वो औपचारिक प्रक्रिया रहती है। भाषा अर्जन मातृभाषा में रहती है, मतलब घर में जो बोले रहे हैं उसके हिसाब से इंसान सीख जाएगा। और भाषा अधिगम रहता है, जो भाषा सीखना वो दूसरी भाषा में रहता है। अब मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ तो मेरे को अच्छे से सीखना पड़ेगा, वही अगर मैं छत्तीसगढ़ी सीख रहा हूँ छत्तीसगढ़ में रह गए तो ऐसे अपने आप ही सीख जाएंगे उसके बच्चे। अब बताया जा रहा है भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है। इसमें वातावरण का प्रभाव पड़ता है कि वो कौन से वातावरण में रह रहा है। मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है, इसकी हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी तो हम ऐसे गांव में रह के सीख जाएंगे, हिंदी के लिए कोई स्पेशल टीचर सिखाने की ज़रूरत नहीं है।
और छत्तीसगढ़ी तो ऐसे गाँव में कॉमन कॉमन चीज़ है, लेकिन हमें अगर भाषा अधिगम या भाषा को ग्रहण करना है तो इंग्लिश है, इंग्लिश हो गया या संस्कृत हो गया। इसके लिए हमें वैसे जैसे चेतन प्रक्रिया हो गया, नियमबद्ध प्रक्रिया हो गया, औपचारिक नियम है, दूसरी भाषा है इंग्लिश हमारे लिए, तो इसको प्रॉपरली हमें सीखना पड़ेगा, वही बताया जा रहा है। और फिर बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है। वातावरण का प्रभाव पड़ता है कि अगर मैं जाकर साउथ इंडिया में रह रहा हूँ तो साउथ इंडिया की जो भाषा रहता है तमिल, मलयालम, तेलुगु, तो वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है वातावरण के हिसाब से अगर वहाँ जाकर 10 साल रहने लग जाओ तो वहाँ का भाषा अपने आप आ जाएगा। इसलिए रहता है कि बच्चे एक से अधिक भाषा से भी अर्जित कर सकता है, इधर उधर से सीखेगा। कि ये देखना सीटेट के एग्ज़ाम में से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं। फिर हो गया लक्ष्य भाषा। हो गया लक्ष्य भाषा क्या है, दूसरी भाषा या स्कूल की भाषा जो रहती है वो लक्ष्य भाषा है। और मातृभाषा क्या है, भाषा का पहला रूप, हमेशा इसको अर्जित करते हैं। फिर अब ये क्वेश्चन हो गया। अब आता है भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप में क्या है, पहला है मातृभाषा। मातृभाषा जो है भाषा का पहला रूप है। फिर राष्ट्रभाषा, भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, लेकिन संवैधानिक तौर पर भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। जो मातृभाषा है वो हिंदी या राजभाषा जो है इसको हिंदी बोलते हैं, राजभाषा हिंदी हो गया। भारत में 1963 के OLA ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 341 में हिंदी भारत की राजभाषा है। और इसमें रहता है मानक भाषा क्या है, शिक्षक एवं कार्यालय प्रयोग की भाषा। जो मानक भाषा हो गया, जो शिक्षा एवं कार्यालय जो यहाँ के ऑफिस में जो हिंदी रहता है प्रयोग की भाषा, वही मानक भाषा हो गया। अगर मैं केरला जाऊँ तो केरला में मलयालम हो गया, वहाँ की कार्यालयीन भाषा हो गया। आंध्र प्रदेश में तेलुगु हो गया तो तेलुगु वहाँ की कार्यालयीन भाषा हो गया। तमिलनाडु में तमिल है, वो वहाँ की मानक भाषा या शिक्षा एवं कार्यालय प्रयोग के लिए भाषा हो गया। और है भाषा सीखने के कौन कौन से चरण होते हैं। तो पहला है कूकना। कूकना मतलब होता है कुकिंग जो रहता है वो 6 सप्ताह तक चलता है। फिर है बलबलाना, वो 6 माह तक रहता है। एक शब्द का चरण मतलब बच्चा एक शब्द का उच्चारण किस प्रकार से कर पाता है वो 1 साल में सीख जाता है। फिर टेलीग्राफ व 2 शब्द उच्चारण, व 18 माह से 24 माह मतलब 1.5 से 2 वर्ष लगता है इसको इसके उच्चारण में। और लंबे उच्चारण वह 2 से 4 साल तक सीख जाता है। फिर इसमें प्रोफेसर स्मिथ ने सिखाया है कि बच्चों को एक साल में 3 शब्द वो अधिग्रहण कर लेता है, 2 साल में 272 शब्द, 5 साल में 2072 शब्द इत्यादि को बता रहा है। फिर भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है, इसमें व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, सम्मिश्रण विधि, संप्रेषणात्मक विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। तो इसका हम अध्ययन करते हैं कि व्याकरण विधि क्या क्या है। इस विधि के अंतर्गत भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया जाता है। व्याकरण विधि में भाषा को जो नियम रहता है उसको अन्य शब्दों के साथ सिखा और इसको याद कराया जाता है। इसमें शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर प्रयास किए जाते हैं। इसमें जो व्याकरण विधि है उसमें शब्द संयोजन जो है व्याकरण के नियम किस प्रकार से है उसके आधार पर इसको सिखाया जाता है। फिर है व्याकरण अनुवाद विधि। इस विधि में हम देखते हैं कि यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत रूप और मान्य रूप से प्रचलित रही। इसमें व्याकरण और अनुवाद दो विधियाँ परस्पर संयोजित रहती है। इस विधि में बच्चों को लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना सीख लेते हैं, परंतु उसके बोलने में ज़्यादा अवसर इसमें नहीं मिल पाता। इस विधि में बच्चों की मातृभाषा में अनुवाद करने के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। तो यह भाषा अनुवाद विधि को बता रहा है कि ये 19वीं शताब्दी के अंदर परंपरागत और मान्य रूप से प्रचलित हुई। इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। इस विधि में बच्चे मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा को सीखते हैं, वह बता रहा है। फिर हो गया प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि किस प्रकार से रहता है, व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ है। इसमें मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है इसको। इस विधि में शिक्षार्थी को मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा उसको सिखाई जा सकती है। और इसी विधि में बच्चे को मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल लक्ष्य भाषा का ही आधार बनाया जाता। ये प्रत्यक्ष विधि को बताया। अब हो गया सम्मिश्रण विधि। सम्मिश्रण विधि में क्या है, इस विधि के अंतर्गत भाषा को शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है। सम्मिश्रण विधि जो है वो, इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के अनेक उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। फिर हो गया संप्रेषण परक विधि। इस विधि में बच्चे प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया और दूसरे
को और शुद्ध बनाते हुए संप्रेषणक विधि का विकास हुआ। इस विधि का विकास जो हुआ प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया और शुद्ध बनाते हुए इस विधि का विकास हुआ। और इसमें है भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना को इसमें सीखा जाता है। फिर बता रहा है यह स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती संप्रेषण माध्यम से भाषा इसमें सीखी जाती है। फिर हो गया आगमन विधि। आगमन विधि क्या है? उदाहरण से यह नियम की ओर चलती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। उदाहरण पहले संज्ञा के उदाहरण देते हैं, बाद में उसकी परिभाषा बताते हैं। इसकी कोई से भी हम उदाहरण दे दिए, फिर उसके बाद उसके नियम क्या है उसको बताया। फिर हो गया विशिष्ट, मतलब कोई विशिष्ट चीज़ को बताकर उसके फिर नॉर्मल की ओर जाए। जो बच्चा जिसको जान रहा है, जिसकी मेरे को आम पता है, आम पता है, आम को मैं देखा हूँ, फिर आम के बारे में बताकर फिर उसके बारे में जो उसके अंदर क्या रहता है, या बायोलॉजी में उसको पकने में किस प्रकार का कुछ पकाने में किस प्रकार का हम यूज करते हैं करके, जो आर्टिफिशियल पकाने में रहता है, उससे ज्ञात आम के बारे में मेरे को पता है, लेकिन अज्ञात उसको आर्टिफिशियल रूप से किस प्रकार से उसको पकाया जाता है या पीला किया जाता है उसके बारे में बताया। और ये आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके जो जा रहा है वो। फिर है निगमन विधि, जिसमें जस्ट ये आगमन विधि के उल्टा होता है। इसमें नियम से उदाहरण की ओर लेके जाते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर लेके जाते हैं। इसकी पहले परिभाषा बताना होगा, फिर उनके उदाहरण व नीचे उनके प्रश्न को हल करवाते हैं। अब आ गया जीन प्याजे। जीन प्याजे हिंदी शिक्षण शास्त्र में इसका महत्वपूर्ण रोल रहता है। फिर जीन प्याजे क्या बता रहा है? अहम केंद्रिक वाक बता रहा है। जीन प्याजे के भाषा के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना है। जीन प्याजे जो है उसने भाषा के संज्ञानात्मक विकास के लिए उसको महत्वपूर्ण नहीं माना है। फिर आता है अहम केंद्रिक वाक क्या होता है? इस वाक का मतलब है बच्चा खुद से ही बोलकर बात कर सकता है। 2 से 6 वर्ष के बच्चे को बता रहा है यह। फिर है जीन प्याजे बता रहा है भाषा एवं जीन प्याजे का भाषा के बारे में क्या विचार था करके। फिर जीन प्याजे कहते हैं कि पहले विचार आया, फिर उसके बाद भाषा आई। इसके अनुसार जीन प्याजे के अनुसार मनुष्य कुछ विचार करता है, फिर उसको अपने एक्सप्रेशन के हिसाब से उस पर अपनी बात कहता है। फिर जीन प्याजे ने कहा कि विचार से भाषा आती है। अगर मैं कुछ सोचा, फिर उसको बोलने की क्षमता आई, फिर उससे भाषा का अर्जन हुआ। विचार भाषा को ही सुनिश्चित भी कर सकता है, उसको बता रही है। फिर हो गया ले वैगोत्स्की के अनुसार बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। वही बता रहा है, अगर घर में जिस प्रकार की भाषा बोली जा रही है उसी को बालक अपने अंतर परिवेश करके उसको सीखते हैं। इसके अनुसार निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। जो उसकी पर्सनल भाषा है उसके विकास में सहायक करती है। फिर ले वैगोत्स्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है, जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। फिर हो गया ले वैगोत्स्की के सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ले वैगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया आएगा? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जीन प्याजे ने कौन सा ज्ञान दिया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन प्याजे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ले वैगोत्स्की। अब फिर होता है अंतरीकरण क्या है? इसमें है बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। यह संज्ञानात्मक विकास या भाषा दोनों के विकास में सहायक है। फिर ले वैगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा के 3 चरण को महत्वपूर्ण बता रहा है। पहला सामाजिक वाक वो 2 वर्ष की उम्र तक रहता है। फिर निज वाक वो 3 से 6 वर्ष की उम्र तक रहता है। फिर आंतरिक मौन वाक जो 6 वर्ष के बाद होती है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है CGTT या छत्तीसगढ़ टीचर भर्ती में कि ले वैगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो इसमें सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने किया था? ले वैगोत्स्की। और ले वैगोत्स्की सिद्धांत के 3 महत्वपूर्ण पक्ष को इसमें बता रहा है, सामाजिक वाक, निज वाक और आंतरिक मौन वाक। जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया रहेगा बोलेगा? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जीन प्याजे को। उसके सिद्धांत के कितना 4 चरण थे, इसको अब देखना, बाद में जीन प्याजे आएगा तो डिटेल में बताता हूँ। फिर हो गया भाषा और विचार। भाषा और विचार किस प्रकार से है? वैगोत्स्की के अनुसार सालों की भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और एक समय के बाद ये आपस में मिल जाते हैं, बता रहा है। और फिर इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन दिया गया है। फिर आ गया नोम चॉम्स्की की भाषा अर्जन करने की क्षमता जो रहती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड, उसके बारे में बताया गया है। तो नोम चॉम्स्की ने बताया कि प्रत्येक भाषा सीखने की जन्मजात व्यक्ति क्षमता के साथ पैदा होता है।
मतलब नोम चॉम्स्की बता रहा है कि बच्चे जब जब जन्म लेता है तभी उसको भाषा सीखने की क्षमता उसमें उसके साथ ही पैदा हो जाती है वो, और इसके लिए वो ये भाषा अर्जन यंत्र जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड है जो यूज करता है, बच्चे जो पैदा होते साथ ही जो भाषा अर्जन या भाषा अर्जन करने के लिए जो यंत्र यूज करता है उसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस उसको कहा जाता है, बता रहा है। फिर है विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर से संबंध है, जिसे समझने जिसे समझने में भाषा अर्जन यंत्र हमारी सहायता करता है। भाषा अर्जन यंत्र जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय रहता है। यह संवेदनशील कालों के लिए काल होता है भाषा सीखने के लिए है। फिर है भाषा कौशल। भाषा कौशल हम किस प्रकार से सीख सकते हैं, तो इसे LSRW के नाम से भी जानता है, जिसकी हो गया लिसनिंग, हो गया लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। कई जगह ऐसे ऐसे ये इसमें हो गया स्पीकिंग, रीडिंग, एक मिनट, सुनना हो गया, लिसनिंग हो गया, फिर बोलना स्पीकिंग, पढ़ना रीडिंग, फिर लिखना राइटिंग LSRW। लिसनिंग अगर कोई इंसान पहले सुनेगा, फिर स्पीकिंग बोलेगा, फिर रीडिंग पढ़ेगा, फिर उसको लिखेगा, यही भाषा कौशल का है। इसको LSRW याद कर लेना, शॉर्ट ट्रिक्स है यहाँ पर बताया गया। सी बोपा ली इसका इंग्लिश में जो होता है LSRW के नाम से हम इसको जान सकते हैं। तो पहला हो गया भाषा, पहले बच्चे भाषा को सुनता है, फिर सुनकर उसको बोलता है, फिर उसको पढ़ता है, फिर उसको लिखता है। ग्रहात्मक कौशल हो गया जो सुनना और पढ़ना रहता है वो, और बोलना और लिखना रहता है वो अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आ गया। भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक रूप को इसको बता रहा है, ये सेम टू सेम है। भाषा के मुख्य चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एकीकृत एवं अंतः संबंधित है। भाषा पढ़ना ग्रहात्मक कौशल है, बोलना और सीखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है। फिर है भाषा भाषा जो लिखने के क्रम में सीखे जाते हैं, परंतु केवल इसी क्रम में सीखे जाए यह ऐसा नहीं है। फिर है सुनना। सुनना क्या है, इसमें बच्चों को सुनने का मौका देना चाहिए, बच्चों में शब्दों का उच्चारण करवाना चाहिए, कहानी व कविता सुनाना चाहिए। फिर है बोलना। बोलना क्या है, कविता का पठन, संवाद कर सकते हैं, मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, बच्चों से किसी भी विषय पर टिप्पणी करने को कह सकते हैं। फिर है पढ़ना। पढ़ना में क्या करते हैं, पढ़ने के कौशल को वाचन भी कहते हैं। इसमें पढ़ना में शामिल है साइलेंट पठन। अगर हम अपने मन में पढ़े, स्वर स्वर पठन मतलब बोल बोल कर पढ़ें। मौन पठन से बच्चों का ध्यान बेहतर होगा, तेजी से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा विषय पढ़ सकते हैं। ये मौन पठन से क्या क्या होता है, अब स्वर पठन बता रहे हैं इसमें 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 बच्चों को उच्चारण अच्छा होगा, सुनने और बोलने के कौशल बेहतर होगा, स्वर पठन से रस भी आता है। फिर है लिखना। लिखना क्या है, अध्यापिका बच्चों की वर्तनी की अशुद्धियों को ठीक करने के लिए जो श्रुति लेख का प्रयोग किया जाता है वही लिखना है। और लेखन के प्रकार क्या क्या, सुलेख मतलब सुंदर लेख हो गया, श्रुति लेख हो गया, वर्तनी की अशुद्धियों को दूर करना, जैसे कि बचपन में हम लोग टीचर बोलते थे और हम लोग उसमें मात्रा को सुधारने के लिए लिखते थे, वही हो गया श्रुति लेख। फिर अनुलेख क्या है, अक्षरों का अनुक्रम ट्रेस करना जो है वो अनुलेख है। फिर हो गया भाषाई विकार। भाषाई विकार क्या क्या है, अफिसिया। अफिसिया क्या होता है, इसके कारण बच्चे सुनने, समझने और बात करने ते समय भाषा का प्रयोग में इनको समस्या आती है, वो अफिसिया हुआ। डिस्लेक्सिया क्या है, पठन क्षमता, पढ़ने व लिखने की जो समस्या होती है वह डिस्लेक्सिया है। फिर शिक्षण के जो त्रिआयामी है सिद्धांत जो जॉन डेवी ने दिया था उसके बारे में बताया गया है। ये अध्यापक, छात्र और उसके विषय वस्तु जो रहती है, शिक्षण के त्रिआयामी सिद्धांत जो जॉन डेवी ने दिया था उसमें महत्वपूर्ण रहती है। फिर शिक्षण सूत्र क्या है, ज्ञात से अज्ञात, जिसको हम जान रहे हैं उससे जिसको हम नहीं जान रहे उसके रूप की ओर जाना, मूर्त से अमूर्त, जो सामने दिख रही है उसके बारे में, जिसके मानव का शरीर दिख रहा है, शरीर को देखकर उसके आत्मा के बारे में चिंतन करना हो गया, मूर्त से अमूर्त की ओर जाना। सरल से कठिन की ओर जाना मतलब हो गया अब जोड़ घटाव सीख गया उसके बाद आप साधारण अभ्यास के क्वेश्चन तक जा रहा है, वो हो गया सरल से जटिल की ओर जाना, ये शिक्षण का सूत्र हो गया। अब आ गया शिक्षण सहायक सामग्री किस प्रकार से है, तो इसमें जो दृश्य सामग्री है, तो जैसे चार्ट हम यूज करते हैं, ये शिक्षण सहायक सामग्री है। श्रव्य सामग्री मतलब रेडियो को सुनकर हम शिक्षा सीखते हैं,
ये भी शिक्षण सहायक सामग्री हो गया। श्रव्य दृश्य सामग्री टीवी में देख और सुन सकते हैं। क्रिया सहायक सामग्री फील्ड ट्रिप, जिसकी हम रतनपुर किसी को घुमाने ले गए या खजुराहो मध्य प्रदेश का जो जगह है वहाँ जाकर हम उसको हिस्ट्री के बारे में भी बता सकते हैं फील्ड ट्रिप के माध्यम से, और वहाँ उसको कुछ क्रिया हिस्ट्री के बारे में बताकर कुछ नाटक करा सकते हैं। तो क्रिया सहायक सामग्री के माध्यम से, फील्ड ट्रिप के माध्यम से हम अगर कुछ बच्चे को सिखा रहे हैं, ये शिक्षण सहायक सामग्री हो गया उनके। अब आ गया दृश्य सामग्री। क्या क्या है? दृश्य सामग्री हो गया श्यामपट्ट, पाठ्य पुस्तक, चार्ट, मानचित्र, जिन्हें देखकर हम पढ़ सकते हैं, वो हो गया। श्रव्य सामग्री क्या है? जिनको हम सुन सकते हैं, रेडियो, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, टेप रिकॉर्डर। श्रव्य दृश्य सामग्री जिसको देख और सुन दोनों सकते हैं, फिल्म प्रोजेक्टर, टेलीविज़न, चलचित्र। और फिर हो गया क्रिया सहायक सामग्री क्या है? किसी ऐतिहासिक संग्रहालय, उद्यान का भ्रमण करना। मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें बच्चे, शिक्षक, छात्र ज्ञान एवं सीखने की प्रक्रिया का हम जो आकलन करते हैं वो मूल्यांकन उपचारात्मक शिक्षण है। बता रहा है आकलन का उद्देश्य क्या होता है? आकलन जो बच्चे ने छात्रों को सिखाया वह छात्रों द्वारा सीखना गया, छात्रों की समस्या को दूर करना, छात्रों की गति, रुचि, कुशलता को पहचान कर उनके अनुसार शिक्षण विधि को तैयार करना। तो आकलन क्या है वो बता रहा है। फिर मूल्यांकन जो है वो आकलन एवं मापन के आधार पर हम इसको कर सकते हैं। ये आकलन जो बता रहा है, जो शिक्षक ने छात्रों को सिखाया वो छात्रों द्वारा कितना सीखा गया, हम यही करते हैं, यही आकलन है। फिर आकलन यह देखते हैं कि बच्चे कैसे सीखता है। आकलन में मापन से यह देखते हैं कि बच्चों में कितनी प्रतिशत सीखा है। फिर आकलन व मापन दोनों का मूल्यांकन का हिस्सा है। फिर होता है निदात्मक परीक्षण, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट रहता है वो क्या है? जब बच्चे छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है और उसमें छात्र असफल या कठिनाई अनुभव करता है, तब छात्र की असफलता और कठिनाई के कारण जानना ही निदान है। अगर कोई बच्चे को हम प्रॉब्लम दे दिए जिसके हम उसको पढ़ने के लिए दे दिए, घातांकीय सूत्र को याद करने के लिए दे दिया और बच्चा घातांक का सूत्र याद नहीं कर पा रहा है, तब हम उसकी असफलता एवं कठिनाइयों के पीछे का क्या कारण है उसको जानेंगे, वही निदानात्मक परीक्षण है। अब फिर हो गया उपचारात्मक परीक्षण, हो गया रेमेडियल टीचिंग। तो इसमें ये क्या है? जब बच्चों की कमियों को दूर करने के लिए दोबारा से शिक्षण करवाता है, तो वह उपचारात्मक शिक्षण है। जिसकी अगर बच्चों में कोई कमी आ गई, कोई बच्चा जल्दी से ग्रहण नहीं कर पा रहे, तो हम उसको जो सहायता करते हैं या उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं, वही उपचारात्मक शिक्षण है। और इसमें हो गया निदान के बाद ही, मतलब पहले बच्चों के जो समस्या का रहता है उसके निदान करने के बाद ही उसका उपचारात्मक शिक्षण किया जा रहता है। अब आ गया उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण क्या है? इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा। फिर है भाषा कौशल को कहाँ तक सीख पाया और उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया, यह इसको बता रहा है। फिर हो गया दक्षता परीक्षा। दक्षता परीक्षा क्या है? इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण के विषय को कहाँ तक समझ पाया है। दक्षता परीक्षा है और समझ पाया है। और फिर है और भाषा कौशलों में उसकी दक्षता का प्रवृत्ति का स्तर कितना है। फिर दक्षता परीक्षण में बता रहा है कि इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया है। अगर बच्चे जो है जिसको हम सिखा रहे हैं उसको कहाँ तक वो समझ पा रहा है और उसकी दक्षता का किस प्रकार से प्रवीण अपने स्तर का उसमें प्रयोग लाया जा सकता है, उसको बता रहा है इसमें। फिर है अभिरुचि परीक्षा, जो एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है वो क्या है वो है बता रहा है। इसमें यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त रुचि रखता है अथवा नहीं। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित कारण में सफल हो पाएगा या नहीं। फिर है इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए तथ्य लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। यह अभिरुचि परीक्षा या एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है उसमें बता रहा है। फिर है भाषा कौशल। भाषा कौशल की जो स्किल है सुनना और बोलना उसको बता रहा है। फिर पुनर्बलन में क्या है? बोलना और सीखना। और फिर बता रहा है बहुभाषिकता क्या क्या है। फिर बहुभाषिकता बता रहे हैं एनसीएफ जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें बहुभाषिकता को संसाधन मानता है ये। फिर बहुभाषिकता का मतलब है एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले जो बच्चे होते हैं वही बहुभाषिकता है।
बहुभाषिकता कक्षा में बच्चों को मातृभाषा संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। जिसकी मैं बीएड के टाइम टीचिंग लर्निंग जो स्कूल इंटर्नशिप में जाता था, उसमें कई स्टेट के बच्चे थे उसमें, जैसे केरला का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई छत्तीसगढ़ के हैं, या कोई यूपी बिहार से भी आके बिलासपुर में रह रहा है और पढ़ाई कर रहा है। तो हम बच्चों के बहुभाषिकता रहता है, सबको एक साथ लेके पढ़ाना ही ये बहुभाषिकता है। जो स्कूल इंटर्नशिप या आप कहीं पढ़ाने जाओगे तो ये आपको बहुत देखने को मिलेगी। तो आप अपने हिसाब से पूरे क्लास को मैनेजमेंट करके इसको पढ़ाना रहता है। फिर हो गया पाठ्य पुस्तक। अब हो गया पाठ्य पुस्तक क्या है। पाठ्य पुस्तक है कई संसाधनों में से एक संसाधन, लेकिन यह एकमात्र संसाधन नहीं है। जो पाठ्य पुस्तक हो है ये रंग बिरंगी होना चाहिए। आसान भाषा में जो पाठ्य पुस्तक है वो होना चाहिए, बोलचाल की भाषा जो रहती है उसमें। फिर है व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होना चाहिए जो पाठ्य पुस्तक है वो, और बच्चों के स्तर के अनुरूप होना चाहिए। बताया जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक किस प्रकार से हो सकता है, जैसे कि कई संसाधनों में से एक संसाधन है, लेकिन पाठ्य पुस्तक ही एकमात्र संसाधन नहीं है। इसका मतलब है कि पढ़ने या सीखने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं, उसमें से पाठ्य पुस्तक एक संसाधन है। लेकिन यह सिर्फ एक नहीं है, और बहुत सारे हो सकते हैं। और इसमें रहता है कि बोलचाल की भाषा, मतलब जिस भाषा को बच्चे अच्छे से सीखते हैं उस भाषा में पाठ्य पुस्तक रहेगा तो अच्छा है। और रंग बिरंगी होना चाहिए, मतलब बच्चे जिसको जल्दी से अधिग्रहण या उसको सीख सके ऐसा रहना चाहिए। और बच्चों के स्तर के अनुरूप होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर कोई पहली का बच्चा पढ़ रहा है तो उसको रंग बिरंगी या उसके समझने के लायक खेल खेल विधि से उसको पढ़ाया जाए, ना कि उसको थ्योरी या लेक्चर मेथड हो गया उसके हिसाब से उसको याद किया जाए, उसको बता रहा है। अब फिर हो गया त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र क्या है, इसको 1964-66 में कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना की गई थी। डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक कोठारी आयोग बना था। उसने त्रिभाषा जो संकल्पना है, सूत्र है, उसकी संकल्पना की गई थी उसमें। तो इसमें बता रहा है पहली भाषा मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाना चाहिए। पहली भाषा जो बता रहा है जो जिसको बच्चे जल्दी से अधिग्रहण कर सके उसको पढ़ानी चाहिए। फिर द्वितीय भाषा बता रहा है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा या राज्य की कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी को और गैर हिंदी भाषा क्षेत्रीय भाषा क्षेत्रों में हिंदी भाषा या द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। फिर तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा या गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ाया गया हो। ये 3 भाषा का सूत्र बताया गया है कि बच्चों को तो कौन कौन से विषय इसमें पढ़ाना चाहिए। जो दौलत सिंह कोठारी, जो कोठारी आयोग का अध्यक्ष था, कोठारी आयोग बना था, उसने यह सिफारिश दी थी। फिर हो गया अभ्यास, ठीक है। आपको फिर ये ख़त्म हो गया आपका जो बेसिक CDP रहता है ये। तो अपने जो CDP का मिनिमम रहता है, क्या रहता है CDP हिंदी शिक्षण शास्त्र में, हिंदी पेडागोगी में क्या क्या रहता है उसने आप इस वीडियो के जरिए सीख गए होंगे। और फिर ये इससे जो अभी पढ़े उसके अभ्यास क्या है, तो अभ्यास करने के लिए आपको ये अच्छे से पढ़ा रहना चाहिए, तब इसका अभ्यास कर पाओगे, ठीक है। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।